Good evening, all of you. So, before we start our next topic, with the second law of thermodynamics, I just need to ask कि humus वाला part clear है सबको? कल humus में you were having like some doubts कि humus क्या होता है? तो should I tell what is humus, or you have already studied it in soil? Do you want me to tell what is humus? In short, I'll take it in 5 minutes. Like if you want me till everybody joins, I'll tell what is humus. What is the soil composition? I'll take it in 5 minutes if you want me to. Otherwise, we'll continue with the ecology portion. So, जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं मैं बता देती हूँ. दिस इज सॉइल. सॉइल के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, 4 कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. वी हैव 25% एयर, ओके, in the pores, and 25% we have water. Okay, and 45% we have inorganic minerals. Okay, inorganic minerals. I think you have already done it in soil, but still some of you were having doubts, so I'm telling it again. Okay, then 5% हमारा क्या होता है? Organic matter होता है. This organic matter is further divided into 3 parts. ठीक है? Out of these 3 parts, one part is humus. See now, the first part is the fresh plant residues. Okay, first part is small fresh plant residues, plant and animal residues. Okay, plant and animal residues. Of organisms, ठीक है, या plants. Now second thing क्या होता है? हमारा जो decomposing matter होता है, decomposing active organic matter. Active organic matter. And the third part is stable organic matter, which is humus. Stable organic matter, which is known as humus. Stable organic matter is known as humus. अब मैं इन तीनों से मेरा क्या मतलब है? सी, जो ये मेरे फ्रेश प्लांट रेजिड्यूज हैं, इनका मतलब कहने का ये है कि द मैटर दैट हैज बीन रिसेंटली एडेड इन द सॉइल, राइट, जो अभी डिकम्पोजिशन इनमें स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हमें पता है क्योंकि वो डेड हो गए हैं तो दे विल स्टार्ट डिकम्पोजिशन नाउ, राइट. मानो किसी ऑर्गेनिज्म की अभी अभी डेथ हुई है, राइट, और वो कहाँ पे है? सॉइल के ऊपर है. तो हमें पता है वो अल्टीमेटली किसका पार्ट बनेगा? दैट अल्टीमेटली वो ह्यूमस का पार्ट बनेगा. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है? फ्रेशली फॉलन मटेरियल, राइट, फ्रेशली फॉलन लीफ या फ्रेशली डाइड कोई भी एनिमल, अभी रिसेंटली डाइड कोई भी एनिमल, वो हमारा पार्ट हो जाएगा फ्रेश वाले प्लांट रेजिड्यूज का, राइट. दूसरा होगा मेरा डिकम्पोजिंग एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर. ये क्या करेगा? ये डिकम्पोजिशन की स्टेट में होगा, राइट, ये डिकम्पोज कर रहा होगा. इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? सारे जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से, उनको पूरा फूड सोर्स वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं वहां से, ठीक है. वो होता है मेरा एक्टिव ऑर्गेनिक स्टेट वाला मैटर. अब वही मैं बोलूं स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? ह्यूमस बोलती हूँ. व्हाट इज दैट? दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर. ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कब बनेगा? जबकि व्हेन ऑर्गेनिजम्स have already used and transformed the organic matter. Used and transformed the organic matter. Organic matter. Leaving behind a stable form. क्या उन्होंने छोड़ दिया है? Stable form. अब कैसे समझाया था मैंने कल? I told you कि if an earthworm consumes 1 kg of leaf litter, right? And the excreta that it produces is 10 grams, right?
तो अब जो ये 10 ग्राम्स होगा, ये सारा उसका एक्सक्रीटा है, वो किस में रिच होगा? ह्यूमस में रिच होगा। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म ने क्या किया, अपनी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मैटर को ऑलरेडी यूज कर लिया। तो अब जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करेगा, सॉइल में एग्रीगेट कर जाएगा, अच्छे से पूरा मिक्सअप हो जाएगा और स्लोली न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट है मेरा, वो मेरा ह्यूमस है। ओके, द डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी डिकम्पोज्ड इज नोन एज ह्यूमस। और ये क्या करता है, सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, अभी ह्यूमस पे खत्म करें। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स, द बाउंड फॉर्म इज कॉम्प्लेक्स, दिस फ्रेशली, दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर which is made up of complex compounds. Could you understand now what is humus? Now can we move to second law of thermodynamics? चलें second law पे। अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो, मैं फिर बताती हूँ। वो 3 पार्ट्स हैं, ह्यूमिक एसिड्स, फिल्विक एसिड एंड ह्यूमेन्स, उनके बारे में मैं बताऊं अदरवाइज। No, initial form is what? Initial form is freshly fallen leaves. Freshly fallen leaves. That is the fresh organic matter. That is the fresh organic matter. What do I mean by complex forms here? ह्यूमस क्या रिलीज करता है? व्हाट इज ह्यूमस मेड ऑफ? नेहा मैम ने कराया होगा ना क्रोहन से कि ह्यूमस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, CHONS। बेसिकली दिस इज ह्यूमस। कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन? 40 to 45% is carbon and H is 3 to 6% hydrogen. Oxygen is 30 to 40%. Nitrogen 1 to 5%, whereas sulfur is 0 to 1%. This is all humus made up of. All these nutrients are consisted inside humus. क्लियर है अभी यहां तक? ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है बेसिकली, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स बोला उसको। कॉम्प्लेक्स इन दैट टर्म्स क्योंकि अब उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी और कोई डाउट्स होंगे तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना। अभी हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, कल हमने कहां तक पढ़ा था? व्हाट वाज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दैट whenever energy is transformed there is always a loss of energy through the release of heat. Okay, we have already done second law of thermodynamics. What it states that कि जब भी एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो वो कभी भी कैसे नहीं हो सकता? विदाउट लॉस ऑफ हीट। राइट, विदाउट लॉस ऑफ हीट वो पॉसिबल नहीं है, या किसी भी फॉर्म में एनर्जी के लॉस के वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सी, नाउ आई टेल यू अबाउट हाउ मच परसेंटेज। आई ऑलवेज सेड कि जब सन से जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने ली है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस्ट एज हीट एंड रेस्पिरेशन या फिर फीकल मैटर दैट इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट। ओके, या फिर किसी और प्रोडक्ट की फॉर्म में दैट एनर्जी इज वेस्टेड। लाइक मतलब पूरी एनर्जी वो प्लांट यूज ही नहीं कर पाएगा जितनी सन से आई, अब ये प्रोड्यूसर ने ली एनर्जी। ठीक है, अब यहां से किसने ली? फर्स्ट कंज्यूमर, जो कि मेरे हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो क्या ये वाली जो एनर्जी है, जो प्रोड्यूसर्स की एनर्जी, क्या हेट्रोट्रॉप्स अगर यहाँ पे 10 जूल ऑफ एनर्जी, 10 जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे आई थी, क्या यहाँ पे भी 10 जूल्स ऑफ एनर्जी आएगी? आ सकती है। क्या ये पूरी एनर्जी वो यूज कर पाएंगे? नो, राइट। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म। व्हाट वी मीन बाय दिस कि जब भी एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी टू सेकेंड लेवल ऑफ एनर्जी, हमेशा क्या होगा? हीट एंड रेस्पिरेशन, या इन एनी अदर फॉर्म देयर विल ऑलवेज बी लॉस ऑफ एनर्जी। Okay, there will always be loss of energy. अब now to study the loss of energy हम पढ़ते हैं लिंडमैन ने क्या दिया था। लिंडमैन he gave 10% energy law,
10% एनर्जी लो, देन वी कैन इजीली रिलेट कि हम सेकेंड लॉ से क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिंडमैन ने बोला था जब भी एक एनर्जी लेवल से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे, आई मीन टू से एक ट्रॉफिक लेवल, राइट, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आई मीन प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जब एनर्जी जाएगी तो कितने परसेंटेज ऑफ एनर्जी जाएगा, ओनली 10% ऑफ एनर्जी। प्रीवियस वाले ट्रॉफिक लेवल का कितना, ओनली 10%। अब आप लोग बताइए, इफ 100 जूल्स ऑफ एनर्जी यहां पे थी तो जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको कितनी एनर्जी मिल पाएगी। लिंडमैन का 10% एनर्जी लॉ समझ आया। It states that when energy passes from one trophic level to a higher trophic level to a higher trophic level, only 10% trophic level, how much energy, only 10% of energy will be passed on. Okay, only 10% energy will be passed on. Yes, only 10%. Okay, now secondary consumers को इसका कितना पार्ट मिल पाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स को 10% मिला, मींस 10 जूल्स। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे हमारे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनको कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी मिलेगा, यस, ओके, सो दे विल गेट 1 जूल ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। एक और चीज हम इसमें याद रखेंगे कि जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा एनर्जी मॉडल्स में, दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल। व्हाट डू आई मीन बाय यूनिडायरेक्शनल? Have you ever seen plants asking for their fruits or vegetables back? That plants are asking for their energy back. मतलब कि अगर प्रोड्यूसर से एनर्जी चली गई है एक बार हेटेरोट्रॉफ्स के पास, क्या ये एनर्जी वापस इसी फॉर्म में हेटेरोट्रॉफ से प्लांट्स के पास जा सकती है? क्या प्लांट्स के पास ये एनर्जी वापस इसी फॉर्म में चले जाएगी? नो, नहीं जा पाएगी। तो अब आप खुद रिलेट करो, इमेजिन करो कि कोई भी प्लांट के पास वापस इसी फॉर्म में एनर्जी नहीं जा पाएगी। तो हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। और वहीं पे जब हम अब एनर्जी के फ्लो मॉडल्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम 3 चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी है, चलो मैं अभी फूड चेन्स में बताऊंगी कि वहां पे सब्सिक्वेंट लेवल पे सिर्फ 3-4 लेवल्स ही क्यों हो पाते हैं फूड चेन्स के। उससे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या चीजें पढ़नी है आज। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फूड चेन्स, ठीक है, फूड चेन से हम स्टार्ट करते हैं। अब फूड चेन्स क्या होती हैं, जल्दी जल्दी डिफाइन करो, व्हाट आर फूड चेन्स? फूड चेन्स क्या होती हैं, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, राइट, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, लीनियर फॉर्म में, राइट। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म फिर उस पहले वाले को खा लेता है। दीज आर फूड चेन्स। तो जो एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है या ट्रैवल करती है वो किस फॉर्म में करती है, फूड चेन्स की फॉर्म में। जब ये फूड चेन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, फूड वेब्स बना लेती हैं। ओके, तो पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा हमारी फूड चेन्स के बारे में। जस्ट अ मिनट। सॉरी। अब देखो फूड चेन्स में क्यों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, तो फूड चेन से हमें क्या पता चल रहा है कि किस फॉर्म में मैटर एंड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, मैटर एंड एनर्जी का ट्रांसफर। तो ये हमारी जो फूड चेन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज आर ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन्स। सेकेंड वन हमारी होती हैं डेट्राइटस फूड चेन। हमने डेट्राइटस के बारे में इतना पढ़ा है तो अभी समझ आ रहा है कि डेट्राइटस क्या होता है, सबको क्लियर है व्हाट इज डेट्राइटस? सो सेकंड है डेट्राइटस फूड चेन। सो अब सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन्स की बात करें तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं और एक्वेटिक भी हो सकती हैं। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ग्रेजिंग फूड चेन एक्चुअली क्या होती हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, स्टार्ट्स विद ग्रेजिंग कंडीशंस, ठीक है, जहां पे लैंड में
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले कहां से स्टार्ट होंगी? ग्रेजिंग कंडीशंस में। मतलब कौन से प्लांट से? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन कंज्यूमर से स्टार्ट होंगी, जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? किस पे डिपेंडेंट होते हैं बताइए? फूड के लिए प्लांट्स पे या ऑटोट्रॉफ्स पे? किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे, जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं, राइट? यस, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट हम टेरेस्ट्रियल का देखते हैं, देन हम एक्वेटिक का देखते हैं। अब टेरेस्ट्रियल वाली का कोई भी लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रास, ठीक है? ग्रास इज ईटन बाय कैटरपिलर। नेक्स्ट पेज, लेट मी। फर्स्ट वी हैव ग्रास, ओके? ग्रास इज ईटन अप बाय caterpillar. Then caterpillar is eaten by lizard. Then the caterpillar is eaten up by lizard. And then the lizard is eaten up by snake. Okay, this is a terrestrial region wala food chain that we have. You can consider any other example as well, whatever you like. Okay, एक aquatic में भी देख लेते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक में किससे स्टार्ट होगी? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन कंज्यूम करेगा? जू प्लैंक्टॉन्स, ओके? और जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खा लेगा? हमारी स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को फिर लार्ज फिशेस। तो इस तरीके से जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो कहां से स्टार्ट हुई? ऑटोट्रॉफ वाले सोर्सेस से, मतलब कि ग्रीन प्लांट से या फिर सनलाइट डिपेंडेंट सोर्सेस से, राइट? क्लियर है अभी तक ग्रेजिंग फूड चेन से हमारा क्या मतलब था? अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो डोमिनेंट एनर्जी फ्लो होता है इस वाली फूड चेन से, वो ज्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होता है। आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस। जो मेजर फूड चेन, इस वाली फूड चेन से जो मेजर फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होता है। I'll tell you why it is so. उससे पहले जब आपको ये समझ आएगा ना कि 3-4 ही लेवल्स हो पाते हैं तो फिर आप इजीली रिलेट करोगे। अब इसके बाद हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन। सो डेट्राइटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी? स्टार्ट्स विद डेड एंड डिकेइंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर, ओके? डेड एंड डिकेइंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है ये कैसे स्टार्ट होगी डेट्राइटस फूड चेन? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ओके? लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल ईच फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। फॉर एग्जांपल सी में हमारे पास क्रैब्स हैं, ठीक है? उन्होंने किसे कंज्यूम किया? डेट्राइटस को कंज्यूम किया क्रैब्स ने, ठीक है? फर्दर क्रैब्स को किसने खा लिया? सीएगल ने खा लिया, ओके? उसके बाद अगर बात करते हैं वहीं पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ये मैंने लिंक किया है इस फूड चेन को क्रैब से। ऐसा भी हो सकता था, यस, वेरी गुड, बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच लेवल। अब टेरेस्ट्रियल में कैसा होगा? आई एम सेइंग देयर इज अ लीफ लिटर, ओके? इतना सारा देयर वाज लीफ लिटर। दिस इज ईटन अप बाय अर्थवॉर्म। नाउ earthworm has directly released the nutrients into the soil, right? And this is again consumed by plants. So what have you understood now? क्या इसमें इतने लेवल्स की जरूरत पड़ी जितने हमें ग्रीन प्लांट्स के केस में पड़ रही थी? What do you think? जो न्यूट्रिएंट्स थे जो प्लांट से गिरे, राइट, वो उसको किसने कंज्यूम किया? अर्थवॉर्म ने कंज्यूम किया। अर्थवॉर्म ने अब क्या किया? अपने फीकल मैटर को सॉइल में रिलीज किया। अब सॉइल से वापस उसे किसने ले लिया? ट्रीज ने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। सो कुड यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हुआ? जो एनर्जी है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो 10% एनर्जी लॉ है, 10% एनर्जी लॉ, क्या ये हर कंडीशन में ट्रू होल्ड करेगा? अगर मैं बात करूं डेट्राइटस फूड चेन की, will it hold true for detritus food chain as well? See, I have made you understood what is this, right? अगर उन्होंने क्या कंज्यूम किया था? 1 kg of litter, then उसने कितना दिया? अभी
जस्ट इमेजिन इट हैज गिवन 30 ग्राम्स, ओके, सो वो सॉइल में पूरा 30 ग्राम्स रिलीज किया है, तो क्या ये जो 10% एनर्जी लॉ है, क्या ये होल्ड करेगा ट्रू डेट्राइटस फूड चेन के लिए, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी? यू टेल मी, एक्सेप्शंस होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। यस, एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। अब अगर मैं वहीं पे बोलती कि जो अर्थवॉर्म्स थे, राइट, अब इस अर्थवॉर्म ने डायरेक्टली अगर सॉइल में रिलीज किया है, तो यू कैन इमेजिन ना, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए ना, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रिलीज हुए। अगर वहीं मैं इस फूड चेन को कैसे कन्वर्ट करती, अगर लिटर इज कंज्यूम्ड बाय अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज फर्दर कंज्यूम्ड बाय ब्लैक बर्ड्स, एंड ब्लैक बर्ड्स आर ईटन अप बाय हॉक, तो हम बोलते हैं इसमें मल्टीपल फूड चेन के लेवल्स आए। बट जो हमारी डेट्राइटिस फूड चेन होती है, वहां पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस कम होता है, इज लेस एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन्स, टू ग्रेजिंग फूड चेन्स। अभी जो मैंने बात बोली अभी तक, इज दिस क्लियर टिल हियर, वॉट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ? मैंने क्या बात बताई डेट्राइटिस फूड चेन के बारे में, कुछ एक पॉइंट्स मैं भी लिखवाऊंगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट, हु इज डूइंग दिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ इकोसिस्टम्स में, जैसे हमारे डेट्राइटिस वाले इकोसिस्टम्स, वहां पे क्या होता रहता है, एनर्जी का कंटिन्यूअस पैसेज होता रहता है, कंटिन्यूअस पैसेज, अनलाइक ग्रेजिंग फूड चेन्स। वहां पे क्या चाहिए, ग्रेजिंग फूड चेन कब स्टार्ट होगी, जब इसको क्या मिलेगी, सनलाइट। सो वी कैन कंक्लूड ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती हैं, ज्यादातर सनलाइट डिपेंडेंट, ओके। वहीं पे डेट्राइटिस फूड चेन क्या होती हैं, मैक्सिमम केसेस में सनलाइट इंडिपेंडेंट होती हैं। क्लियर है अभी तक? और यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की तो जरूरत है ही नहीं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी से विदाउट सनलाइट भी डिग्रेड करेगा। ओके, आई अग्री। अगर टेम्परेचर की कंडीशंस वेल नहीं है, मतलब हॉट कंडीशंस नहीं है, तो वो स्लोली डिग्रेड करेगा, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिग्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस पैसेज होगा, किसका, एनर्जी का। कौन से वाले फूड चेन में, डेट्राइटस फूड चेन में। और कौन करेंगे, ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी करेगी, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ओके, क्लियर टिल हियर? So we can say detritus food chain is sunlight independent as compared to grazing food chain, which is light dependent or sunlight dependent. अभी दो चार पॉइंट्स लिखो डेट्राइटस फूड चेन के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। डेट्राइटस फूड चेन बेसिकली सबसे पहली चीज तो यही, एक चीज और याद रखो, अभी आई वाज टेलिंग कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें जो डोमिनेंट एनर्जी फ्लो होगा, एनर्जी मैक्सिमम कहां पे फ्लो करेगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में। तो हम बोलेंगे कि जो ग्रेजिंग फूड चेन्स में डोमिनेंट एनर्जी सोर्स कहां पे होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। कैन एनीबडी टेल व्हाई? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, और वहीं पे एक्वेटिक में कैसे बताया आप लोगों ने ये। और वहीं पे अगर मैं डेट्राइटस फूड चेन पूछूं, तो डेट्राइटस फूड चेन कहां पे डोमिनेंट होगा एनर्जी फ्लो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। व्हाई इज इट सो? फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर इज मैक्सिमम, ओके, phytoplanktons are maximum, yes I agree. Dominance, I agree to it. चलो कुछ एक पॉइंट्स लिखिए पहले, फिर आप समझेंगे। जो डेट्राइटस फूड चेन है, हैव यू नोटिस्ड कि ये हमें कहाँ मिलती है, डेट्राइटस फूड चेन मल्टीपल एनवायरमेंट्स में मिलती है,
ठीक है, मल्टीपल एनवायरमेंट्स में मिलेगी, राइट। आपको डेजर्ट्स में भी मिलेगी। डेजर्ट्स में हमने देखा है कि प्लांट्स कम होते हैं, उनको कैंप पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है, पर वहां पे भी क्या होता है, वो सारा जो मैटर है वो अल्टीमेटली किस में जाएगा, कन्वर्ट होगा, वो डेट्राइटस में कन्वर्ट होगा। पहला पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट, जो मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटी है डेट्राइटस के लिए, वो कहाँ पे मिलती है, हमें सॉइल में मिलती है। सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि सॉइल के अंदर मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। उसके बाद अगर तीसरी चीज में बात करूं तो मैं क्या कहूंगी कि वेस्टेज इज मिनिमम इन डेट्राइटस फूड चेन। वेस्टेज इज मिनिमम, किसका वेस्टेज, एनर्जी का वेस्टेज इज मिनिमम इन डेट्राइटस फूड चेन। वाई, बिकॉज इसको उसकी तरह ग्रेजिंग फूड चेन की तरह स्टेप वाइज एनर्जी का फ्लो नहीं करना पड़ता, राइट। ये अल्टीमेटली सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर सकती है। वहीं पे अगर आप ग्रेजिंग फूड चेन को कंसिडर करो तो ये क्या है, ज्यादातर सनलाइट डिपेंडेंट है, सनलाइट डिपेंडेंट। अब आपके जो ओशंस हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, उनमें ऊपर वाला जो फोटिक जोन होता है, यही क्या होता है, पूरे ओशन के लिए एनर्जी सोर्स होता है। सिर्फ किसको छोड़कर, जो नीचे हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेसिस सबको पता है क्या होती है, अदरवाइज आई विल टेल व्हाट इज कीमोसिंथेसिस। तो ये पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे फाइटोप्लैंक्टॉन्स की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसका मतलब जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ये ऑर्गेनिक मैटर अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, सी बेड में चला जाएगा। यहाँ पे फिर हमारी डेट्राइटस फूड चेन आएगी। लेकिन मेजर सोर्स एनर्जी का क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हुए, राइट, एल्गी हुई। यहां तक क्लियर है कि ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेंट क्यों है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। मतलब डोमिनेंट फ्लो ऑफ एनर्जी जो हो रहा है एक्वेटिक सिस्टम्स में, वो कौन सी फूड चेन के थ्रू हो रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू हो रहा है। ग्रेजिंग मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रही है, फोटोसिंथेटिक प्लांट से या फिर एल्गी से। अभी तक क्लियर है, जो मैंने पॉइंट्स बताए ये इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना है। यस यस यस, ओके। अगर किसी को क्लियर नहीं है कीमोसिंथेसिस, आई विल टेल यू। पहले हम ये खत्म करते हैं अपने एनर्जी पिरामिड्स तक आज, उसके बाद आई विल टेल यू। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि डेट्राइटस फूड चेन है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में क्यों डोमिनेंट होती हैं। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी फूड चेन्स में किसी को कोई डाउट है तो अभी तक यहाँ पे पूछ लो, उसके बाद हम चलते हैं फूड वेब्स पे, ठीक है। तो व्हाट आर फूड वेब्स, फूड चेन समझ आया तो अभी जल्दी बताओ कि फूड वेब्स क्या होते हैं। वेब से क्या समझ आ रहा है, नेटवर्क समझ आ रहा है कि एक नेटवर्क टाइप कुछ होगा, राइट। तो फूड वेब्स क्या होते हैं, जो भी ऑल, यस, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो फूड वेब्स क्या होते हैं, हमारी इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं। क्या, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, जो कि किस लिए होती हैं, क्या बेनिफिट है फूड चेन्स। और हाँ, इससे पहले एक चीज बताइए, क्या ऐसी कोई आइडियल फूड चेन्स जो आप पढ़ रहे थे अभी कि प्लांट को किसने खाया, डियर ने खाया, या फिर किसने खाया, कैटरपिलर ने खाया, उसके बाद कैटरपिलर को somebody else has eaten up that caterpillar, एनी ऐसी कोई फूड चेन्स, मतलब डू दे रियली एग्जिस्ट इन नेचर और नॉट। नो, यस, सो आंसर टू दिस इज नो। कोई भी ऐसी फूड चेन्स आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एजर्शन रीजन में पूछा जाए तो ऐसी कोई भी फूड चेन्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। यस, तो अभी चलते हैं फूड वेब्स पे फटाफट, लेट्स डू इट। लिंक्ड फूड चेन्स को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब्स। तो ये क्या दिखाते हैं, ऑल पॉसिबल फीडिंग रिलेशनशिप्स, राइट, ऑल पॉसिबल फीडिंग रिलेशनशिप्स इन अ कम्युनिटी एट ईच ट्रॉफिक लेवल या फिर एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता, राइट, अगर कैटरपिलर एक ही ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता
यस, स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम्स, एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सर्वाइवल के लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? अगर कैटरपिलर कहता कि मैं सिर्फ क्या खाऊंगा, एप्पल वाले लीव्स खाऊंगा, राइट? इफ इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन एप्पल वाले लीव्स, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? एप्पल लीव्स जब नहीं अगर एप्पल लीव्स नहीं सरवाइव करेंगी, राइट, जैसे हमारे वाली कंडीशंस में, राइट, इस साइड वाली कंडीशंस में अगर एप्पल लीव्स नहीं होंगी तो फिर कैटरपिलर भी नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से क्या है, ये फूड वेब्स में हर एक ऑर्गेनिज्म को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं। ओके, एक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फूड को कंज्यूम करने के लिए। फूड वेब्स तक समझ आया सभी को? फूड वेब्स क्लियर हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज ग्रास, grass is eaten up by caterpillar, and this is also eaten up by deer, deer is eaten up by lion, now caterpillar was further eaten up by frog, ठीक है? Now frog eaten by snake, now this snake eaten up by fox, and fox eaten up by lion, and this lion can also eat that snake, and this lion can also eat a goat here. So this all interlinking of food chains is known as food web. फीडिंग के बाद feeding relationships, this is interlinked food chains. Okay, food webs are interlinked food chains, or we can say they show all the possible feeding relationships in a community at various trophic levels. Okay, trophic level सबको clear है? A particular level in food chain, हर एक level जो होता है food chain का, that is known as trophic level. यहां तक clear है? तो let's move to ecological efficiency. Is it clear till here? Now let's move to ecological efficiency. Ecological efficiency. Before moving to ecological efficiency, just tell me कि कोई भी जो food chain है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, कितने सारे food chains we have studied, you tell me कि 3-4 ही levels क्यों हो पाते हैं एनर्जी के? मतलब इससे ज्यादा लेवल्स क्यों नहीं हो पाते एनर्जी के? स्नेक को फर्दर कोई और खाएगा, राइट? तो इस तरीके से ज्यादा लेवल्स क्यों नहीं हो पाते एनर्जी के? मैं 10 लेवल्स वाले फूड चेन्स क्यों नहीं बना रही यहाँ पे? यस, एनर्जी अवेलेबल नहीं रहती। सो यस, वी कैन से किस लिए? एनर्जी लॉस की वजह से। हमने क्या बोला कि हर एक लेवल पे, कॉन्सिक्वेंट लेवल पे क्या होता है? एनर्जी लॉस हो रहा है, राइट? एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे जैसे एक एक फूड चेन का लेवल बढ़ता जा रहा है, राइट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है? तो जब 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे आते आते तो एनर्जी 0.1 हो जाएगी, फिर एनर्जी 0.01% रह जाएगी प्रीवियस एनर्जी का, राइट? तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, यस, वेरी गुड, तो क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। मोर ओवर क्या होता है? तो प्रीवियस वाले से वो एनर्जी काफी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे एक एक सक्सेसिव फूड चेन का लेवल बढ़ता रहता है तो एनर्जी का लॉस होता रहता है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट लेवल को एनर्जी मिलती है, नेक्स्ट लेवल को जो एनर्जी अवेलेबल होती है, दैट इज वेरी लेस देन द प्रीसीडिंग वन। तो इसीलिए किसी भी फूड चेन के हमेशा 4 से 5 लेवल से ज्यादा आगे तक वो नहीं होती। इज इट क्लियर टिल हियर? Yes. Succession. Okay. Okay, you mean that succession. Okay, so let's define what is ecological efficiency. सबसे पहले ये बताइए एफिशिएंसी क्या होती है? जब भी आप कोई मशीन्स खरीदते हैं घर पे, तो हम बात करते हैं कि ये कितना, कोई भी डिवाइस एफिशिएंट है या ये मशीन कितनी एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? हमारा एक क्या होती थी, परफॉर्मेंस चेक करते हैं हम बेसिकली, है ना? कितने लॉसेस हो रहे हैं, मतलब इफ आई एम गिविंग like whatever input I am giving, how much output I am getting for the same, right? जितना मैंने इनपुट दिया है, for that input how much output I am getting,
राइट? तो वो डिवाइस उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसी तरीके से जब हम इकोलॉजी में डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी को, तो हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी किस टर्म में हम डिफाइन करते हैं, कि या तो बायोमास की टर्म्स में या फिर एनर्जी की टर्म्स में। तो हाउ विल वी डिफाइन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? वी कैन से द एफिशिएंसी इन विच, विद विच, या फिर efficiency with which what biomass or energy is transferred from one trophic level to another trophic level. Okay, from one trophic level to next trophic level. Is the definition clear? What is ecological efficiency? So let's talk about types of ecological efficiency now. So first हम बात करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का। तो एक नॉर्मल फॉर्मूला जो आप में से किसी ने अभी लिखा, वो क्या हो जाएगा हमारा? हमेशा हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ओके, कि कोई भी लाइक कितना एफिशिएंट है। जब मैं आपको मशीनरी के लिए बता रही थी, तो हम हमेशा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी परसेंट वो मशीन एक्टिव है, राइट? कितना वो आपको आउटपुट दे रही है। सिमिलरली जब हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोमास और एनर्जी, तो हम बोलेंगे परसेंटेज की टर्म्स में। वी ऑलवेज कैलकुलेट इट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सो वी कैन राइट अ जर्नल फॉर्मूला दैट इज आउटपुट what we have received and divided by the input what we gave into 100. This is the common formula for efficiency, ecological efficiency. Now let's talk about photosynthetic efficiency. जब फोटोसिंथेसिस हुआ था प्लांट का, आपने कितनी तरह की एनर्जी पढ़ी? यू हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट व्हाट इज जीपीपी and what is NPP, what is total incident solar radiation, right? I told you what is total incident solar radiation. तो इसमें ये बताइए कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो टोटल सन से एनर्जी आ रही थी, दैट वाज व्हाट? इसको हम क्या बोल रहे थे? जो टोटल एनर्जी आ रही थी, दैट वाज नोन एज इनपुट। तो है हाँ जी, बट उसको हम क्या बोल रहे थे? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, राइट? दैट वाज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, है ना? और जो प्लांट वाज एबल टू यूटिलाइज, उसे हम क्या बोल रहे थे? जीपीपी, राइट? और जीपीपी माइनस जो रेस्पिरेशन के लॉसेस थे, दैट वाज एनपीपी। डू यू रिमेंबर? सबको याद है ना व्हाट वाज जीपीपी, एनपीपी? तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के केस में? क्या हो जाएगा इनपुट? इनपुट टोटल क्या मिला मुझे? इनपुट मेरा टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, और आउटपुट कितना मिला? दैट वाज जीपीपी। ओके, यस। सो वी कैन से, अगर वी हैव टू कैलकुलेट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, सो दैट विल बी इक्वल टू जीपीपी डिवाइडेड बाय टोटल सोलर इंसिडेंट रेडिएशन इनटू 100. ओके, दिस इज नोन एज photosynthetic efficiency. Clear? Next we have net production efficiency. What is net production efficiency now? इस फॉर्मूले से आप लोग मुझे बताइए कि नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होगी? नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी में आप बताओ इनपुट क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या लिखना है? आउटपुट बाय इनपुट। और जब भी हम एनपीपी की बात करेंगे, अगर मैं रेस्पिरेशन के लॉसेस को हटाऊं, तो ये मेरा क्या होगा? जीपीपी। समझ आ रहा है ना? यस, जीपीपी विल बी इनपुट। वेरी गुड। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनपीपी डिवाइडेड बाय जीपीपी इंटू 100। आपने टोटल एनर्जी कितनी दी है? इनपुट कितना दिया है? जीपीपी। इसमें जब रेस्पिरेशन के लॉसेस माइनस हो जाएंगे, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? एनपीपी मिल रहा है ना कंज्यूमर लेवल पे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी का? विल बी इक्वल टू एनपीपी डिवाइडेड बाय जीपीपी इंटू 100. Clear till here? Now let's move to third type of efficiency. Okay. किसी को कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना दोबारा. Third is net assimilation efficiency.
नेट एसिमिलेशन एफिशिएंसी। अब नेट एसिमिलेशन एफिशिएंसी किस केस में होगी? जब हम फूड के इंजेशन की बात करेंगे, फूड के इंजेशन की बात करेंगे। जल्दी जल्दी ये बता दो, व्हाट इज एसिमिलेशन एंड व्हाट इज इंजेशन? नाउ व्हाट विल बी इनपुट आउट ऑफ दिस एंड व्हाट विल बी आउटपुट आउट, लाइक आउटपुट आउट ऑफ दिस? हमें क्या कैलकुलेट करनी है? कितनी फूड एनर्जी एसिमिलेट हुई है। तो इनपुट क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिमिलेशन क्या होता है। जितना हमने या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने किसी भी फूड को डाइजेस्ट किया है या एब्जॉर्ब किया है, एसिमिलेशन होता है जितने फूड को या तो एब्जॉर्ब कर लिया या डाइजेस्ट कर लिया। और इंजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना, मतलब बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, है ना? इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग बोलो, स्वेलोइंग बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है? इनटेकिंग, एनगल्फिंग ऑफ फूड एंड लिक्विड्स। तो ये बेसिकली टोटल हो गया इंजेशन, और एसिमिलेशन जितना बॉडी ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। राइट, वेरी गुड। सो हमारी जो ये नेट एसिमिलेशन एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू फूड एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाय टोटल फूड एनर्जी ingested into 100. Any doubt till here? ये टोटल जो फूड एनगल्फ किया या फूड कंज्यूम किया, और ये जितना डाइजेस्ट कर पाए या एब्जॉर्ब कर पाए, दिस इज टोटल नेट एसिमिलेशन एफिशिएंसी इनटू 100। इसी तरीके से अगर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, कॉमन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी में बोलूं, कॉमन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, हाउ विल आई डिफाइन इट? ट्रॉफिक लेवल के केस में अगर आपको इसे डिफाइन करना होगा तो बताइए कैसे लिखेंगे? ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एल है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है? तो फिर इस ट्रॉफिक लेवल से जो इस ट्रॉफिक लेवल पे मेरी एनर्जी जा रही है, तो अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे लिख पाएंगे? मुझे इस ट्रॉफिक लेवल के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हाउ विल आई राइट? How much? P divided by T into 100. Very good, right? तो जो इस लेवल पे है वो हमारी क्या हो गई? That is input and this will be output into 100. वेरी गुड, इसका मतलब सबको समझ आ रहा है, राइट? अब हम चलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो हम दोबारा रिपीट कर दूंगी मैं। First let's do ecological pyramids, then I'll tell what is chemosynthesis and थोड़ा सा एनर्जी बजट बता देती हूँ, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम बेसिकली एक, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं ना, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको? या तो बायोमास को, या फिर लाइक स्टैंडिंग क्रॉप को, या फिर एनर्जी। आप बोलो बायोमास बोलो, एनर्जी बोलो, या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलो, किसी भी इकोसिस्टम में। इनको जब आप ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट? सो वी कैन से कि जो हमारे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन व्हाट फॉर्म? इन फॉर्म ऑफ बायोमास, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन फॉर्म ऑफ geographic, like we are geographically representing it in form of pyramids, that is known as ecological pyramids. ecological pyramids आपके अगर इस शेप में होंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे, तो इनको हम बोलेंगे अपराइट। अगर वो इस तरीके से आपको उल्टा ट्रायंगल दिखेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हम तीन तरह के हमें पिरामिड्स पढ़ने हैं, ओके? अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो हमारा बेस लेवल होगा इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? जो हमारा सेकंड लेवल होगा मिड टियर, इसे हम बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल।
और जो थर्ड टीयर होगा इसे हम बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अभी तक कोई डाउट? क्लियर है? ओके, चलो अभी चलते हैं। तीन टाइप के हमारे जो पिरामिड्स होते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर से आपको क्या समझ आया कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, इट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट various trophic levels per unit area, right? It is the number of organisms per unit area in an ecosystem. So अब ये जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है, ये कैसा हो सकता है? ये अपराइट भी होगा, ये स्पिंडल शेप का भी होगा, और ये हमारा इन्वर्टेड भी होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपराइट। अपराइट कैसे होगा, कौन से केस में होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होगा। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम कंसिडरिंग इट। फॉरेस्ट में भी होगा अपराइट। तो इस तरीके से हम ग्रासलैंड के एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे नंबर ऑफ जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसे अपराइट होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है? ग्रास होती है। ग्रास का नंबर ऑब्वियसली कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। ग्रास पे कौन फीड कर रहे हैं? इंसेक्ट्स, राइट? इंसेक्ट्स ग्रास से कम होंगे। इंसेक्ट्स पे कौन फीड कर रहे हैं? फ्रॉग। फ्रॉग का नंबर्स और कम होंगे। फ्रॉग को किसने खाया? हॉक ने खाया। तो हॉक का नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ फ्रॉग्स। तो आपको कैसा पिरामिड मिला? एक अपराइट पिरामिड मिला, ट्रायंगुलर शेप का। इसको बोलते हैं हम अपराइट पिरामिड। और वहीं पे अगर पूछा जाए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर आपको कहां मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हमें मिलेगा कौन सी फूड चेन्स में? जब हमारी फूड चेन्स कैसी होंगी? पैरासिटिक मोड होगा, पैरासिटिक। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो। अब पैरासाइट क्या है? या फिर आप एक ट्री इकोसिस्टम कंसिडर करोगे तब भी ऐसा होगा। सिर्फ आपने एक छोटा सा ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, इस ट्री पे मल्टीपल बर्ड्स होंगे। ये देखिए कितने सारे बर्ड्स होंगे, स्पैरो भी आएंगी, पिजन्स भी आएंगे, जो भी और भी तरह के बर्ड्स आएंगे, राइट? तो सब किस पे फीड करेंगे? ट्री पे फीड करेंगे। अगर इस चेन को, मैं फूड चेन को एक्सटेंड करना चाहूं तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा? ट्री होगा, राइट? ट्री के ऊपर कौन आए? बर्ड्स आए। ट्री की पॉपुलेशन कैसी है? मैं एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम की बात करूं, या फिर आप दो तीन ट्रीज को इकट्ठा कंसिडर करो। ट्री पे क्या क्या आएंगे? मल्टीपल बर्ड्स आर देयर, राइट? बर्ड्स आर हर्बीवोर्स, राइट? उसके बाद इन पे क्या होंगी? लाइसिस होंगी। ओके, बर्ड्स पे लाइसिस फीड करेंगी। अब लाइसिस पे भी क्या होंगे? इनकी डेथ पे माइक्रोब्स फीड करेंगे। जब ये डेड डिकेइंग होंगी, या इनके ऊपर क्या करेंगे? फीड माइक्रोब्स करेंगे, या फिर फ्लीज भी इनके ऊपर ही करती हैं। फ्लीज बोलते हैं हम, फ्लीज होती हैं वो लाइसिस पे फीड करेंगी। तो ये क्या हुए हमारी? लाइसिस क्या होती हैं? पैरासाइट, है ना? लाइसिस पता है ना सबको क्या होती हैं? बेसिकली तो लाइसिस फीड करती हैं बर्ड्स पे। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? ट्री का पॉपुलेशन क्या था? वन था, एक था ट्री। ट्री पे मल्टीपल बर्ड्स आए। अब एक बर्ड के ऊपर कितनी सारी लाइसिस होंगी? यू कैन वेरी वेल इमेजिन, राइट? Now, after that, what we have, if we are considering this food chain, okay, then I'll tell you what is spindle shaped as well. So you can easily compare. That depends on the number of organisms and species you are studying. I agree to it. I'll tell you. Tree पे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जब स्मॉल बर्ड्स को ईगल कंज्यूम करेगा, दैट विल बी स्पिंडल शेप्ड। आई टेल यू हाउ इट इज स्पिंडल शेप्ड। ओके, यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो, अगर एक ट्री है, ट्री पे बर्ड्स हैं बहुत सारे, बर्ड्स पे क्या है? लाइसिस हैं, और उन लाइसिस के ऊपर कौन है? फ्लीज हैं, जिनका नंबर और ज्यादा है, या फिर माइक्रोब्स हैं। तो ये कैसा हो गया मेरा? पैरासाइट्स का इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस, स्पिंडल शेप्ड। आपको सिर्फ एक शेप कंसिडर करनी है आपके समझने के लिए, ठीक है? अब मैं थर्ड जो बता रही थी, मैं बता रही थी स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप ट्री इकोसिस्टम में कैसे होगा, ये देखिए।
आपका कोई भी एक ट्री है, ठीक है, ट्री के ऊपर क्या है, बर्ड्स हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्टली ईगल ने ले लिया, तो ये कैसा शेप आया आपका, स्पिंडल शेप हो गया। ईगल डायरेक्ट क्या है, टॉप कार्निवोर है, तो ये आपको कैसा शेप मिला, स्पिंडल शेप मिला। क्लियर है अभी मैं क्या बता रही थी। तो वो आपकी फूड चेन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आइडियली कोई भी फूड चेन एग्जिस्ट तो नहीं करती ना। अभी आपको आया है समझ, जो आप बोल रहे थे ना अभी, आई गेस ये क्लियर होगा। अगर आपको वैसे नहीं, ओके ओके ओके, ओके क्लियर है। इस तरह की शेप आप देख रहे हो ना, ये स्पिंडल टाइप, तो दिस इज नोन एज स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, या फिर ऐसे बना लो, तो दिस वाज स्पिंडल शेप्ड। नाउ लेट्स मूव फर्दर, दूसरा हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। प्लीज रिपीट स्पिंडल, ओके। ये देखिए, स्पिंडल सिर्फ एक इस तरीके की शेप होती है, सेल्स जब हम पढ़ते थे कि ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, राइट, हम ये वाले जो हमारी बॉडी में इस तरीके के स्पिंडल शेप के सेल्स पढ़ते थे ना, तो मैं स्पिंडल शेप आपको ये बता रही थी कि स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके की शेप होती है। और ये पिरामिड्स हमें कब मिलेंगे, ये देखिए, सबसे लोअर लेवल पे क्या है आपका, ट्री है, ठीक है, ट्री के ऊपर कौन फीड कर रहे हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं। अब उन स्मॉल बर्ड्स पे लाइसिस ना फीड करके, मतलब अगर मैं उसे पैरासिटिक ना बोलूं, उनको कौन फीड कर रहा है, सीधा टॉप कार्निवोर, मतलब कौन उठाकर ले गया उन बर्ड्स को, डायरेक्टली ईगल ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। ट्री से बर्ड्स को किसने ले लिया, ईगल ने ले लिया। तो ईगल की पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ ईगल बर्ड से कम है, बट वो बर्ड्स किस पे फीड कर रहे थे, एक ट्री पे, राइट। तो जो ये हमारा ट्री का इकोसिस्टम है, ये आपको कैसी शेप दे देगा, स्पिंडल शेप दे देगा, ओके। Now let's move to pyramid of biomass. What is biomass? और क्या पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड हो सकता है, क्या वो होगा इन्वर्टेड, लाइक पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड हो सकता है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी अभी हम देखते हैं। वैसे तो ये यूजुअली क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास नॉर्मली कैसा होता है, अपराइट होता है, ओके। बायोमास, हाउ डू वी कैलकुलेट बायोमास, दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। और हमने इसे क्या बोला था, बताइए जल्दी, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप। ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलते हैं, बायोमास, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट और द लिविंग मैटर, और व्हाट, स्टैंडिंग क्रॉप, यस, ओके। तो बायोमास को हम कैसे मेजर करते हैं, बायोमास को हम, आप ऐसे इसको इमेजिन करेंगे, अगर आपको किसी चीज का बायोमास कैलकुलेट करना है तो आप उसका क्या करेंगे, ड्राई वेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे, डिहाइड्रेशन के बाद, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, we don't have to go to those methods, so we should know what is biomass. Biomass is calculated as dry weight, okay, किसी भी living thing का या किसी भी मैटर का जब हम dry weight कैलकुलेट करते हैं, that is ओके ओके, यस, स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये यूजुअली क्या होते हैं, हमारे अपराइट होते हैं। बट जो हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जहां पे क्या होता है, जू प्लैंक्टॉन्स की पॉपुलेशन हमारी फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होती है, वहां पे ये कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबको पता है व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स, अदरवाइज आई कैन टेल व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। ओके, सुनने में कुछ नहीं जाता, बट एक बार सुन लीजिए। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, जो फ्रीली फ्लोट नहीं, लाइक जो सी वाटर के साथ क्या करते हैं, वाटर करंट के अगेंस्ट जो स्विम नहीं कर सकते, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, कोई भी प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, कांट स्विम अगेंस्ट वाटर करंट, ओके। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे ऐसे का ऐसे दिमाग में याद रखना है, ठीक है।
वाटर करंट के अगेंस्ट दे कैन नॉट स्विम, यस, फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, जहां करंट विल टेक दे विल गो देयर ओनली। फिर हम नेक्स्टॉन, न्यूस्टॉन्स ये सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स वी शुड नो व्हाट आर दीज। सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जितने भी फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारे सारे एल्गी आ जाएगी, सारा किंगडम प्रोटिस्टा, ओके, एल्गी आ जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, सारे जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया या अदर बैक्टीरियल स्पीशीज दैट आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फोटोसिंथेसाइज, जो भी पानी के अंदर, दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्लियर? अब वहीं पे जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटोजोअन्स या फिर एनिमल्स, जो किस पे फीड करते हैं, या तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे फीड करेंगे या स्मॉलर जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड करेंगे, ठीक है। जो हमारे लार्जर जू प्लैंक्टॉन्स हैं वो स्मॉलर जू प्लैंक्टॉन्स पे भी फीड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, राइट। एक्वेटिक एनिमल्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं, एक्वेटिक जो छोटे मरीन माइक्रो एनिमल्स, ठीक है। समझ आया व्हाट आर जूप्लैंक्टॉन्स, दे आर मरीन माइक्रो एनिमल्स। अब आपको एक चीज, एक ग्राफ और दिमाग में रखना है, ये देखिए, दिस इज नॉर्मली होना क्या चाहिए था, अगर मैं इसे कंसिडर करती, अबंडेंस है ये, दिस इज अबंडेंस एंड दिस इज बॉडी साइज, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये होते हैं प्लैंक्टॉन्स, दीज आर प्लैंक्टॉन्स, जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कि प्लैंक्टॉन्स की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट इनका बॉडी साइज इज लेस। वहीं पे स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस की बात करें, स्मॉल फिशेस में क्या है, अबंडेंस थोड़ी कम है बट बॉडी साइज थोड़ा ज्यादा है। यहीं पे जब आ जाएंगी हमारी लार्ज फिशेस या अदर लार्ज ऑर्गेनिजम्स, तो हम बोलेंगे उनका बॉडी साइज बहुत ज्यादा है बट अबंडेंस इज लेस कंपेयर टू प्लैंक्टॉन्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू कि वो इन्वर्टेड कैसे होता है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं वहां पे क्या होता है, जो जू प्लैंक्टॉन्स की पॉपुलेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, किससे, फाइटोप्लैंक्टॉन से। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, वो जितनी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, दे विल रिप्रोड्यूस सून एंड दे विल डाई सून, ठीक है। वो जल्दी फोटोसिंथेसाइज करते रहते हैं और उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगे, डाई ऑफ हो जाएंगे, राइट। फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर से उनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, डाई ऑफ हो जाएंगे। सो वी कैन से कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो इतने टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करते। ओके, लेट्स मूव। तो मैंने क्या बोला कि जू प्लैंक्टॉन्स की जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो आप क्या बोलेंगे कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। अभी क्या समझ आया, क्या बताया मैंने, कि जो मेरे क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अर्ली, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगे, बट वहीं पे क्या करेंगे, डाई ऑफ भी जल्दी होते हैं। और वहीं पे जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, स्मॉलर जू प्लैंक्टॉन्स पे भी, राइट, फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे भी, और अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे भी, ऑर्गेनिजम्स पे भी। बट जो हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। ओके, क्लियर है। तो इसीलिए जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। दिस इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो जो हमारे जू प्लैंक्टॉन्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, मोर देन फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इज इट क्लियर? अगर हम इसकी बात करेंगे, जू प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जस्ट अ मिनट।
नहीं, पैरासिटिक में नहीं होगा, क्योंकि आप बायोमास को कैसे डिफाइन करोगे, उनका साइज भी तो छोटा है ना। अब देखिए, अगर इसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि स्मॉल फिशेज हैं, स्मॉल फिशेज का मैंने बोला बायोमास ज्यादा है। देयर इज अ लिटिल डिस्टर्बेंस ऑन माय पार्ट, सो प्लीज इग्नोर दैट। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल फिशेज हैं, बायोमास आप क्या ले रहे हो, आप नंबर ले रहे हो, बायोमास नंबर है, बायोमास इज नॉट द नंबर। बायोमास क्या है, ड्राई मैटर, ड्राई वेट। आई टोल्ड यू ना, जब हम उसको क्या करते हैं, अगर ड्राई कर देते हैं, ओके विल डू इट, अभी बाकी का हम कल करेंगे। आई गेस यहाँ तक सबको समझ आया होगा। तो ये वेट पे डिपेंड करता है, तो इस तरीके से सबको समझ आया अभी मैंने क्यों बोला ऐसा। रेस्ट हम कल करेंगे, अभी नेहा मैम की क्लास है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बाय। तो कल करते हैं बाकी का, ओके। नहीं, विल टेक इट अगेन, कल ले लेंगे वापस। ओके बाय।